हाय एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा थंबनेल है, 6 कांग्रेस के एमएलए हुए डिस्क्वालिफाइड। ये हमारी न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश में। तो हमारे 6 कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनको डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश में। आज हम जानेंगे कि क्या होता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में रूलिंग पार्टी है कांग्रेस की। ये रहे हमारे सीएम, ये है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये रहे हमारे एक्स सीएम जो जो थे बीजेपी से। तो हमारा जो हिमाचल प्रदेश है वो नॉर्थ रीजन में पड़ता है। एंड इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो चलिए आज, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्यसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। राज्यसभा के इलेक्शन होने लग जा रहे हैं सभी सभी स्टेटों में। सभी स्टेट के जो एमएलए हैं, जी हाँ एमएलए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम जो होते हैं वो एमपी और एमएलए के जो इलेक्शन है उनमें हम वोटिंग करते हैं। देन वो एमएलए एमपी जीतता है। बट उसमें पर्सन वोट करता है, पीपल पीपल वोट करेगा। बट जो हमारा राज्यसभा है, राज्यसभा में ये नहीं होता है। राज्यसभा के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हमारे एमएलए अपॉइंट करते हैं। उनको एमएलए अपॉइंट करते हैं, उसमें हम वोटिंग नहीं करते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर है उनको सीधा एमएलए हमारे वोट करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी और लोकसभा और जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं, उनमें तो बट हम वोटिंग करते हैं। बट राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। तो अब देखिए कि ये मतलब वोटिंग वगैरह डिसाइड कैसी होती है, किस फॉर्मूले पे डिसाइड होती है। जी हाँ, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला। अब जैसे कि हिमाचल का केस ले लेते हैं। हिमाचल में हमारी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ सीट्स मींस मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे वोट लिखा हुआ है, यहाँ पे सीट है। तो देखिए एमएलए की सीट्स तो हमारी इतनी ही है ना। हमारी एमएलए ही तो हुए वोट। तो टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन हिमाचल प्रदेश है हमारे 68। अब 68 हमारे टोटल नंबर ऑफ वो हो गए। देन कितनी हमारी कितने उसके लिए राज्यसभा की सीट कितनी है हिमाचल प्रदेश में? एक। एक सीट के लिए इलेक्शन है तो एक। और इसमें हम करेंगे +1। ये हमारा और एंड में एड्स 1। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला पूरा डिफाइन करके रखा हुआ है। तो अब ये देखिए, आ गया हमारे पास 34 +35। जाने की जो जिसके पास 35 वोट्स होंगी वो राज्यसभा का मेंबर बन जाएगा जब वोटिंग होगी। तो जीतने के लिए किसी कैंडिडेट को 35 वोट चाहिए ही चाहिए। जैसा कि मैं आप सभी को फिर से समझा देता हूँ कि क्या कैसे वोटिंग होती है, क्या फॉर्मूला रहता है, कि क्या निर्धारित करता है कि कोई मेंबर ऑफ एक कोई दो उन पर्सन दो जो हमारे इलेक्शन खड़े होंगे उनमें से कोई कैसे जीतेगा। तो ये सारा डिसाइड करता है कैसे। देखिए, सबसे पहले तो हमारा देखिए हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 68। 68 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वोट्स है। ये देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ वोट्स 68 है। देन हमारी नंबर ऑफ राज्यसभा सीट, कितनी सीट के लिए हमारा चुनाव है? एक सीट के लिए। और इसमें हम करेंगे +1। और एंड में +1। तो अब जितना हमारे पास आएगा उतने हमको वोट्स चाहिए होंगे जीतने के लिए। किसी मेंबर को जीतने के लिए 35 वोट्स चाहिए हैं हिमाचल में। यहीं अगर मैं कोई 100 वाला ले लेता और मान लेते 100 हमारी सीट्स है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स किसी स्टेट में, और हमारा 2 सीट के लिए उस पर चुनाव है। तो 2 + 1, तो ये हमारा आता अप्रोक्सीमेटली 100 ÷ 3, तो ये हमारा आता 33.33 एंड देन +1। तो ये हमारा 34.3 जाने की वोट चाहिए किसी पर्सन को जीतने के लिए जिसमें 102 सीट के लिए इलेक्शन है। तो आई होप आप सभी को ये समझ आ चुका होगा कि राज्यसभा का जो चुनाव है उसमें क्या फॉर्मूला लगता है। एंड ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये आपसे वन डे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए।
तो बस ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। देन चलिए अब हम जानते हैं कि हिमाचल में स्थिति क्या है, कैसे वोटों का कौन सी सीट वो है। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी कांग्रेस है, उसके पास हमारे यहाँ पे 40 सीटें हैं, 40। और बीजेपी की यहाँ पे 25 सीट्स हैं। और इंडिपेंडेंट में हमारे पास 3 हैं। तो ये टोटल देखिए 68 हो गई। तो फिर अब ऐसा क्या हुआ? अब देखिए, ऐसी सिचुएशन में तो ना कोई वोटिंग करवाता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेजोरिटी में कांग्रेस है। तो कांग्रेस का ही वो बन जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जीत कर आता है हमारे पास बीजेपी का कैंडिडेट राज्यसभा से। जी हाँ, बीजेपी का कैंडिडेट राज्यसभा का इलेक्शन जीत जाता है। अब देखिए क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। देखिए, यहाँ पे हर्ष महाजन हमारे बीजेपी के जीतते हैं इलेक्शन, जो बीजेपी से हैं। और कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को इन्होंने हरा दिया। तो ये कैसे हुआ? देखिए, अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि कांग्रेस के 40 थे, इनको जीतना चाहिए था। बट जीत कौन रहा है? बीजेपी का। तो कैसे हुआ ये? तो हमारे जो कांग्रेस के वो थे 6 एमएलए, जिनको मैंने, जो कि हमारा थंबनेल था, जैसे कि 6, वो इसीलिए सस्पेंड हुए हैं। तो ये हमारे हो गए 34। तो 34 हमारे इनकी वो हो गई। तो ये सारों ने क्रॉस वोटिंग की। ये जो 6 एमएलए थे, इन्होंने बीजेपी के बंदे को, इनको करना चाहिए था कांग्रेस का, बट इन्होंने कर दिया बीजेपी के बंदे को। मतलब बीजेपी के जो हमारे ये हैं हर्ष महाजन जी, इनको वोटिंग कर दी, इनको वोटिंग कर दी डायरेक्ट। तो फिर हमारे पास 25 प्लस 6 हो गए 31। देन उसके बाद क्या होता है, ये जो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट हमारे 3 कैंडिडेट थे, ये भी बीजेपी में मिल गए। देन यहाँ पे सिचुएशन होगी टाई, 34 हो गया। और ऐसा हमारे पास एक प्रावधान है कि अगर जब कभी भी टाई हो जाए तो लकी ड्रॉ से विनर डिसाइड होता है। तो लकी ड्रॉ से विनर डिसाइड हुआ एंड हर्ष महाजन जी हमारे पास विनर जीतकर आ गए, जो कि बीजेपी से थे। तो उन 6 कांग्रेस के जो मेंबर थे, उन्होंने क्रॉस वोटेड की एंड इसी वजह से वो डिस्क्वालिफाइड हुए। तो ये देखिए, ये है हमारे स्पीकर जी, इन्होंने आज बयान दिया है कि हमने उनको एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालिफाइड करने का वो पास कर दिया है। देन ये है हमारे सीएम। तो अब देखिए क्या हो गया, यहाँ पे सिचुएशन काफी वो हो गई, पॉलिटिकल एक क्राइसिस होने लग गया। क्योंकि देखिए, अब इनका था अगले दिन बजट पास होना था, और बजट अगर पास ना हो तो आपकी सरकार गिर जाएगी। अगर बजट किसी का पास नहीं होता है तो उसकी सरकार गिर जाएगी। देन अब 34 हुआ था, तो अगर इनका अगले दिन बजट पास नहीं होता तो सरकार गिर जाती। एंड क्या होता है, इनके जो एक विक्रमादित्य सिंह, इनके कांग्रेस के एमएलए हैं, ये भी रिजाइन कर देते हैं। ये एक्स चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। इन्होंने भी कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। हालांकि इन्होंने बातचीत की एंड रिजाइन वापस ले लिया। और जिस वजह से ये बीजेपी ये कांग्रेस की सरकार नहीं गिरी। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ। इसमें ऐसा क्या खास बात है कि ये 6 एमएलए कैसे डिस्क्वालिफाइड हुए, हम समझेंगे। अब देखिए, ये एंटी डिफेक्शन लॉ है क्या। देखिए, 1985 से पहले क्या होता था, 1970s में काफी ये दौर चल पड़ा था कि लोग, कि जैसे कि कोई बीजेपी से जीतता, मान लो कोई बीजेपी से जीतता, तो बीजेपी की सरकार मेजोरिटी में है। तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, मान लीजिए 1 महीने बाद, 2 महीने बाद किसी का मूड बदला और 50 हमारे एमपी चले गए यहाँ पे कांग्रेस में। तो अब कांग्रेस की मेजोरिटी हो गई।
कांग्रेस की मेजोरिटी हो गई। तो ये एक काफी इंस्टेबिलिटी बना के रखता था। अब अगली बार अगले 6 महीने में फिर से ऐसे हुआ, तो 50 एमएलए 50 हमारे एमपी फिर से बीजेपी में चले गए। तो ये ऐसे तो चलता ही रहेगा। तो ये तो एक मतलब चलता ही रहेगा, लोग तो इधर उधर करते ही रहेंगे, उनको ना कोई रोक टोक होगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे बीजेपी है, तो अब ये देखिए, मान लीजिए टोटल हमारे 100 सीट्स हैं, टोटल 100 सीट्स हैं। तो क्या है कि अब बीजेपी के पास है 51, इसके पास है इसके पास है हमारे 49। तो अब क्या होगा, इसके पास एक एक मतलब बहुमत ही है, एक तरीके से बहुमत है। अब इसका मान लीजिए एक जो हमारा ये पर्सन है ये बोल दे कि मैं यहां से जा रहा हूं, या मान लीजिए दो बोल दे, अगर दो बोल दे, हाँ दो बोल दे कि मैं यहां से जा रहा हूं, मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं, मेरी तुम्हारे साथ नहीं बन रही तो मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं। तो अब भाई ये तो कांग्रेस आ गई, 6 महीने बाद इन्होंने तो कांग्रेस ला दी, अब कांग्रेस मेजोरिटी में है। अब मान लीजिए इन दो बंदों ने या किसी और ने, किसी दो बंदों ने, इन 49 में से ही, इन 51 में से ही किसी दो बंदों ने फिर से बोल दिया कि भाई मेरी तो कांग्रेस के साथ नहीं बन रही ये वो, देन फिर से छोड़ दी। यहाँ पे 49 हो गए, यहाँ पे फिर से 51 हो गए। तो ऐसे तो ये देखिए पॉलिटिकल एक अनस्टेबिलिटी होगी, एक काफी मतलब अनस्टेबल टाइप ऑफ वो होगी गवर्नेंस। तो ऐसे तो ये चल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए हमारा आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए आते हैं, अब मैं आपको बता रहा हूं कि वो बंदे क्यों जाएंगे। हो सकता है पैसे का लालच हो सकता है ये कांग्रेस वाले बोल दें, कांग्रेस वाले बोल दें कि हम आपको अच्छी पोस्ट देंगे तो आप हमारी हमारी पार्टी में, तो ऐसे तो देखिए चलता ही रहेगा। बीजेपी वाले बोलेंगे कि हमारी पार्टी, हम आपको ज्यादा बड़ी पोस्ट देंगे, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे। तो ऐसे तो ये एक चलता रहेगा। तो इसी को रोकने के लिए 1985 में 52 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया जाता है, जिसमें जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ का है। इसको हम 10th शेड्यूल में भी इंक्लूड करते हैं, 10th शेड्यूल हमारा यही है, एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अब देखिए इसमें हम डिस्क्वालिफाइड कैसे कैसे करते हैं लोगों को। तो आप सभी को आई होप सो डिफेक्शन समझ आ गया होगा। डिफेक्शन है क्या, कोई भी हमारा पर्सन कोई इस साइड, कोई बीजेपी से कांग्रेस जाए, किसी एक्स, या फिर कोई भी बीजेपी से कांग्रेस चला गया, तो ऐसे तो एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती रहेगी। तो इसको रोकने के लिए लाया गया हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ। तो अब देखिए, अगर मान लीजिए एक्स पार्टी से कोई वाई पार्टी गया, तो वो डिस्क्वालिफाइड है, डिस्क्वालिफाइड, उससे उसकी एमएलए शिप छीन ली जाएगी, वो अब पार्ट नहीं रहेगा। अब मान लीजिए कोई बीजेपी से कांग्रेस में चला गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे यही बड़ी बड़ी पार्टी है, तो यहाँ पे चला गया, तो ये सीधा सीधा डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। क्योंकि भाई देखिए, ये जो बंदा है, ये बंदा जीतता तो अब किस पर है, उसी पार्टी की वजह, उस पार्टी के चिन्ह से, वजह चिन्ह की वजह से भी जीतता है। बीजेपी ने उसको टिकट दिया, अब वो लोगों ने हो सकता है कि उसकी पार्टी को देखकर वोट डाला हो, तो अब वो कांग्रेस में मिल गया, तो ये एक धोखाधड़ी नहीं हुई। तो इसलिए इस चीज को रोकने के लिए ये डिस्क्वालिफाइड है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अब देखिए कोई इंडिपेंडेंट, अब इंडिपेंडेंट का भी ये है, लोगों ने उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को क्यों जिताया, कि लोगों को ये पता था कि ना वो बीजेपी में जाए ना वो कांग्रेस में जाए। तो अगर वो भी किसी बीजेपी या एक्स वाई पार्टी में जाता है तो वो भी सीधा सीधा डिस्क्वालिफाइड है। अब जो हमारे देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को राज्यसभा में वो करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, जो हमारे आर्ट साइंस सोशल सर्विसेज इससे रिलेटेड होते हैं। उनको राज्यसभा टाइम देती है कि देख लो कि तुम्हें कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लग रही है, उस पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाओ। अगर तुम 6 महीने के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो, देन यू आर ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड। तो भी आप डिस्क्वालिफाइड हो, आपको 6 महीने के अंदर ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनना होगा। तो अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए एक्स पार्टी से कोई वाई पार्टी गया,
तो वो सीधा डिस्क्वालिफाइड है। अब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी कोई एक्स और वाई पार्टी में मिल गया तो भी वो डिस्क्वालिफाइड है। एंड और कब डिस्क्वालिफाइड है? कोई नॉमिनेटेड मेंबर अगर 6 महीने के अंदर, 6 मंथ्स के हमारे अंदर किसी पार्टी को ज्वाइन ना करे तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है। 6 महीने के बाद अगर अगर उसने किसी पार्टी को ज्वाइन किया तो वो सीधा सीधा डिस्क्वालिफाइड है। अब देखिए विप क्या होता है। विप देखिए, विप देखिए एक मतलब डायरेक्शन होती है। एक विप कोई मतलब एक वो लाया जाता है, एक डायरेक्शन होती है, जैसे कि किसी बंदे को अपॉइंट कर देंगे एंड उसको बोलेंगे कि जैसे कि मान लीजिए यही हमारा हिमाचल में इलेक्शन था, तो कांग्रेस के कांग्रेस का कोई वो अपॉइंट करेंगे एंड एक विप जारी कर देंगे। विप में क्या होता है? विप में डायरेक्शन होती है कि हाँ भाई, हमने सिंघवी जी को जिताना है, सिंघवी जी को जिताना है, सिंघवी पर यस मारना है, यस, सिंघवी जी को जिताना है। और और तो फिर ये देखिए कांग्रेस ने एक विप जारी कर दिया, कांग्रेस ने विप जारी कर दी कि हमें सिंघवी जी को जिताना है। और ऐसे ही बीजेपी ने भी विप जारी कर दिया अपने बंदों के लिए, अपने ये अपने अपनी अपने अपने लोगों के लिए है। जैसे कि कांग्रेस विप जारी करेगी तो सिर्फ कांग्रेस वालों के लिए, और बीजेपी अपने बीजेपी वालों के लिए, कि हमने हर्ष महाजन जी को जिताना है, उन पर यस यस मारना है। तो अब आप एब्सट्रेन नहीं कर सकते हैं, इसमें एब्सट्रेन नहीं, यस ही मारना पड़ेगा, ना नो ना एब्सट्रेन। एब्सट्रेन का मतलब कि मान लीजिए कोई बोले मैं तो नहीं कर रहा, ना मैं यस कर रहा हूँ ना नो कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो ये भी नहीं कर सकते। अगर कोई ये नहीं फॉलो करता है तो वो भी डिस्क्वालिफाइड है। आई होप आप सभी को विप भी समझ आया होगा। विप एक डायरेक्शन है, जस्ट आपने बस इतना याद रखना है कि एक डायरेक्शन है कि जो पार्टी बोलती है अपने एमएलओ को करने के लिए, या फिर मेंबर ऑफ जो भी हमारे मेंबर्स हैं उनको करने के लिए, कि इनको फॉलो करना ही है। अब देखिए स्प्लिट क्या होता है। स्प्लिट मान लीजिए अब कोई बोले कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तुमसे नहीं मिल रही है, कि हमारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तुमसे नहीं मिल रही है, तो 1/3 ऑफ द जो, अगर 1/3 ऑफ द जो हमारे, जैसे कि मान लीजिए 60 हमारी वो है, एंड 1/3 सॉरी इसमें 60 हमारे टोटल वो है, और इसमें से 1/3। तो अब देखिए अगर 20% हमारे छोड़कर जाते हैं एंड वो मेजोरिटी को ज्वाइन एंड वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, तो तो ये अमान्य है, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे 1/3 के 1/3। तो इसे बोलते हैं स्प्लिट। ये वनडे एग्जामिनेशन में काफी आता है कि स्प्लिट एंड मर्जर बताओ किस में डिस्क्वालिफाइड होंगे एंड किस में नहीं होंगे। अब मर्जर देखिए, मर्जर क्या है? मर्जर, अब मान लीजिए कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मिल ही नहीं रही है, तो 2/3, अगर 60 टोटल सीट्स है तो 2/3 अगर 40 बंदे ही उधर चले जाएं तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे, तो वो बच जाएंगे। इसीलिए ये एक इकलौती एंटी डिफेक्शन लॉ की वो है एक्सेप्शन, तो फिर वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होंगे। बट अगर स्प्लिट हो गया तो वो, अब देखिए मान लीजिए हम हिमाचल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए हिमाचल में बट 68 वो होगा नहीं ढंग से ना, 68 डिवाइड बाय 3, ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 22.66 इतना आता है, तो ये मतलब ढंग से होगा नहीं, तो 23 23 मानकर चल जाते हैं। अगर 23 लोग हमारे दूसरी पार्टी में मिल जाते तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाते सीधा सीधा। बट वहीं दूसरी साइड अगर हमारे 68 का 2/3, 68 का 2/3 हमारा हुआ यही कि 46% 46 हमारे दूसरी साइड मिल जाते तो वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। तो ये हमारा एक काफी इंपॉर्टेंट है स्प्लिट एंड मर्जर। और जैसे कि आप सभी को ये वीडियो आई होप अच्छा लगा हो, एंटी डिफेक्शन लॉ पर मैंने ये बताया था, इससे आई होप आप सभी के ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। तो अभी कांग्रेस ने 6 एमएलए जो हैं
जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की कांग्रेस के, उनको डिस्क्वालिफाइड करने का एक पिटीशन जारी कर दिया है। थैंक यू।